हेलो दोस्तों, मैं कौसर अली सैयद हमारी आवाज़ यूट्यूब चैनल के वाद विवाद प्रोग्राम में हमारे दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज के एपिसोड में हम आपको जिस शख्स से मुलाकात कराने जा रहे हैं वह एक जाबाज लड़ाकू कानून वेता है, जो एक व्यक्ति से ज़्यादा एक संस्था है जो दुखी पीड़ित प्रताड़ित पतियों का मसीहा है, जिनका नाम है दशरथ देवड़ा, जो देश और दुनिया का प्रातः स्मरणीय वंदनीय है। कई सालों से सिर पर काला कफन बांधकर अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ परचम लिए आम और असाधारण सा दिखने वाला एक असाधारण कानून का मुजाहिदीन, संविधान की धाराओं का जिहादी है। भारतीय संविधान की तमाम धाराओं को घोंटकर पी चुके हैं। जिन हालातों में दशरथ देवड़ा बना, एक साधारण सी घटना ने सब कुछ बदल डाला। 1985 में इनकी शादी हुई शांति देवी से, जो राजस्थान पाली की हैं, जिसे ये बेपनाह मोहब्बत करते थे। इनके घर वालों ने उसे घर जमाई बनाना चाहते थे, जिसे उसने मना कर दिया। फिर शांति देवी के घर वालों ने दशरथ देवड़ा की शांति इस कदर भंग कर दी, जिससे इनकी जिंदगी बिखर गई, परखच्चे उड़ गए। शांति देवी के घर वालों ने शांति देवी को गायब कर दिया और दशरथ देवड़ा की झूठी पुलिस स्टेशन में फरियाद कर दी। फिर क्या था, दशरथ देवड़ा का पूरा परिवार पुलिसिया जुल्म का शिकार हो गया और बहुत ही जलील हुआ। इस घटना के बाद सदमे में इनके परिवार के 7 सदस्यों का देहांत हो गया। वह इस कदर दुखी होकर हिमालय चले गए, किसी योगी महात्मा साधु की सेवा की और वहां रहे। फिर महात्मा के आदेश अनुसार संसारिक जीवन में वापस लौट आए, एक कुशल कानूनी योद्धा बनकर। जीवन के कुरुक्षेत्र में दुखी पतियों की तरफ से महाभारत लड़ने के लिए आज इनके पास सेना भी है और दुश्मन की पहचान भी साफ साफ है। इनकी लड़ाई पुरुष विरोधी कानून से है, जो दुखी पतियों को जीने नहीं देता। इनके हौसले बुलंद हैं, मौत भी इनसे डरती है। इनको 12 बार दिल का दौरा पड़ने के बाद भी यह मौत को हरा चुके हैं, क्योंकि इन्हें जीना है दुखी पतियों के लिए। इसलिए इनको स्वयं ही पुरुष आयोग का कांटों भरा ताज पहन लिया है। मौत को इन्हें डराना आता है। नवगठित स्वघोषित पुरुष आयोग दुखी पीड़ित पतियों के लिए देवालय जैसा है, और वह इतने ही सीमित नहीं है, जिगोलो सांड बनाने की योजना में काम कर रहे हैं। इस योजना में इन्हें अपार जन समर्थन मिल रहा है। इनको इसमें काफ़ी संभावनाएं दिखती हैं। आत्मनिर्भर स्वनिर्भर होने की संभावनाएं भी दिखती हैं। इस पर वह काम कर रहे हैं। इस देवालय में हर रोज पूजा अर्चना होगी, कानून के मंत्र पढ़े जाएंगे, दुखी पति के दुख की आहुति दी जाएगी, सुख और परम आनंद का आह्वान किया जाएगा, क्योंकि दुखी पतियों के पास अपने दुख को खोने के सिवाय और कुछ नहीं है। और अगर इनकी योजना कामयाब हुई तो हर दुखी पति एक सक्सेसफुल कारोबारी जिगोलो सांड बनकर जिएगा, जिससे दशरथ देवड़ा का दुनिया भर में डंका बजेगा। आज भी कोर्ट कचहरी में इनके नाम की तूती बोलती है। आइए इन्हीं से पूछते हैं, इन्होंने कितने दुखी पतियों को सुखी किया है या कर पाए हैं, और इनकी आगे की क्या योजनाएं हैं, और इसके लिए इनको कितना समर्थन मिल रहा है। दशरथ देवड़ा जी, हमारी आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दशरथ जी, दुखी पति दुखी कैसे होते हैं, आपका सोर्स क्या है? दुखी पति दुखी कैसे होते हैं, उसका सोर्स क्या होता है? दुखी पति दुखी इस प्रकार का होता है कि अपनी पत्नी वो पति को
टॉर्चर करता है, पत्नी कोई ऐसी डिमांड करती है तो वो पति शायद नहीं कर पाता है। पति की इनकम कम होती है, पति का उसका परिवार को देखना पड़ता है, पति को उनकी समाज का देखना पड़ता है। उसके अलावा पत्नी वो ऐसा कहती है कि हमें हर हफ्ते कहीं बाहर घुमाने ले जाओ, बाहर खाने ले जाओ, न जाने क्या क्या उसकी डिमांड होती है। तो वो पति की इनकम बहुत कम होती है, तो उसका जो सोर्स होता है मेंटेनेंस के बारे में, वो सब देखता है कि मेरी बीवी का भी मैं देखूँ, मेरा परिवार का, मेरा माँ बाप का देखूँ, या फिर मेरे बच्चे का देखूँ, या मेरा खुद का खर्चा देखो। वो हर तरह से परेशान हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी समस्या होती है जो पत्नी से वो दुखी होता है। अब वो बोल नहीं सकता है, किसी को कह नहीं सकता है। हो सकता है पत्नी उसको प्रेम नहीं करती है, पत्नी किसी और के साथ अफेयर रखती है। पति को डाउटफुल होता है कि ये मेरी पत्नी मुझे प्रेम क्यों नहीं करती है, दूसरी बात कोई डिमांड करती है। फिर भी वो पति ऐसा सोचता है कि भाई कुछ भी हो, मेरी पत्नी है, मेरा बाल बच्चा है, मैं उनको साथ बहुत अच्छा प्रेम करूं, प्यार करूं और झिल मिल के सब साथ में रहे। मगर वो पत्नी का प्रेम जो अलग प्रकार का जो दूसरी जो पीयर में था, वो उसका प्रेम ही उसके साथ ही उसका प्रेम होता है। तो ऐसा बहुत सारा कहावत है, तो वो पति नहीं समझ पाता है। फिर बाद में पत्नी या पति दोनों को अणबनाव जो बनता है, उसके बाद में जो सरकार, केंद्र सरकार जो कानून जो बनाया गया है उसका मिसयूज करते हैं। उस तरफ से पति हर तरफ से दुखी होता है, यानी प्रताड़ित जो होता है वो पति अंदरूनी आत्मा से दुखी बनता जा रहा है। समझ लो पत्नी की इनकम कम हो, नौकरी जाता है, सर्विस जाता है, धंधा पे जाता है, वापस शाम को घर आता है, एक हफ्ता पूरा सर्विस करके आने के बाद में उसकी सैलरी कम होती है या सेटिस्फेक्शन होता है, उसके बावजूद जो खर्च ज़्यादा होता है तो उसको परेशानी होती है। और अगर जो पत्नी का जो डिमांड पूरा नहीं होता है तो वो कानून का मिसयूज करने लगती है। उस तरह से वो दुखी बनता है पति। तो आज आप घर में देखने जाओ तो घर घर के अंदर ये प्रॉब्लम है ही, मगर कोई नाक के हिसाब से बाहर नहीं आता है। कोई ऐसा नहीं बोलता कि मैं मेरी बीवी का मार खा के आया हूँ या मेरी बीवी का धमकी खा के मैं आया हूँ, ऐसा कोई बोलता नहीं है। वास्तविक में हर दुखी पति वो अंदरूनी आत्मा से वो दुखी है, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। दो प्रकार होता है, एक तो पत्नी का उसका परिवार होता है कि बेटा तू जा, कोई चिंता मत कर, हम हैं तेरे साथ। तो उसको जोश आता है पत्नी को कि अगर शायद कुछ भी हो जाएगा तो मेरे माँ बाप है, मेरे भाई है, मेरे भाभी है, सब मिलजुल के उसको सपोर्ट करते हैं। दूसरा सवाल ये है कि अगर पत्नी जो है वो पति को परेशान करती है तो उसको वो प्रेमी जो होता है वो उसको उस्काता है कि तू चिंता मत कर। कभी कभी दोनों मिलके, प्रेमी ने उसका दोनों मिलके पति का कासल निकाल देता है, उसको मरवा देता है, मार देते हैं। ऐसा रोज अखबारों में आता है। तो यही मामला है। दुखी पति की नर्क की यात्रा कैसे और कहां से शुरू होती है? जब शादी कर लिया तो वहां से उसका जन्म कुंडी शुरू हो गई, ऐसा समझ लो। वो नर्क में चला ही गया। हम कभी कभी कहीं सिटी में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, गांव में जाते हैं, कोई अलग स्टेट में जाते हैं जहां बैंड बाजा, पति घोड़ा पे बैठता है, तो मैं मेरे मन से समझ लेता हूं कि अबे ये गधे पे बैठ गया, समझ लो। बराबर उसकी बारी आ गई है, समझ लो, उसकी अर्थियां निकलने वाली है। उसको पता नहीं है कि महिला तरफी कानून क्या है, महिला क्या चीज़ है। बराबर वो आग का गोला है, वो आग का गोला खरीदने जाता है, लेने जाता है उत्साह होके, और उसको उसका जो क्या बोलते हैं उसको
बैंड बाजा वाला, उसके यार दोस्त मित्रों, उसका सगा संबंधियों सब जाते हैं उसको फेंक देते का कुआं के अंदर। जब वो कुएं में से फंस जाता है, जब उसको बाहर निकालने वाला जितने भी उसके साथीदार थे, सगा संबंधी, यार दोस्त मित्र, कोई उसके सपोर्ट में नहीं करता है कि ना कोई आता है। सिर्फ कानून को वो देखता है कि यह ऐसा भी तो कोई कानून था, ऐसा कोई कानून बनाया है कि मैं इस तरह से फंस गया हूँ, अब मुझे किस तरह से मैं निकलूँ इसमें से बाहर। वो निकलने के कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि कानून सिर्फ महिला पत्नियों के लिए और स्त्रियों के लिए ही बनाया गया है। तो मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, भारत सरकार, केंद्र सरकार को सोचना चाहिए, ये पति पत्नी का मामला है, घर बैठ जाए या नर्वस हो जावे, घर भंगाण होता है, ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए। इक्वल होना चाहिए, समान हक होना चाहिए। जैसे स्त्रियों के लिए कानून बनाया है, जैसे मैं इंडियन पिनल कोड की धारा में बता रहा हूँ 498A, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 125, हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24, IPC 304B, यानी जल के मर जाती है औरत तब वो कानून का इस्तेमाल करती है, गलत तरीके से इस्तेमाल करती है। अगर कोई परेशान करने की बात आती है, अगर वो पत्नी महिला ऊपर से कूद के मर जाती है, उसको बोलते हैं आत्महत्या, सुसाइड करती है, तो 306 लगती है। ऐसी कहीं कानून जो है, और 2005 के अंदर घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, उसका बिल्कुल मिसयूज हो रहा है पूरा भारत देश के अंदर, और न किसी को पता चलता है और न किसी को मालूम हो रहा है। और सरकार और मिनिस्टर वगैरह, ये MLA, सांसद और जो भी खेल का नज़ारा देखता है, कुछ भी किसी का ही कुछ नहीं होता है। क्या कि कानून बन गया है, पति मरता ही है, आत्महत्या करता है। रोज़ का मैं मेरे अखबारों में पढ़ रहा हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं देखता हूँ, रोज़ के 200 पुरुष आत्महत्या करते हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, क्रिमिनल क्राइम रिकॉर्ड का आंकड़ा है, ऐसा मैंने देखा हुआ है। और हमारी संस्था के अंदर बहुत सारे दुखी पतियों का आया हुआ है, और कम से कम 68,000 यानी 60,000 दुखी पतियों की एंट्री की हुई है, नोंदणी की हुई है। कानून की प्रक्रिया और पछड़े में दुखी पति का तेल कैसे निकलता है? दुखी पति का तेल तो वैसे वो तेल का क्या, पानी, तेल, लोई सब निकल गया हुआ है। क्या है कि वर्ष ही ऐसा है कि दुखी पति वो खत्म हो गया है, दुखी है, प्रताड़ित है, तो कोई भाषा के अंदर ये सवाल ही नहीं आता है। फिर भी मैं डेफिनेशन के साथ मैं बताना चाहता हूँ, अगर जो पत्नी है वो पुलिस थाने में जाती है, गलत तरीके शिकायतें करती है और 2 आंसू गिराती है, तो सारे के सारे जो पुलिस थाने के जो अंदर जो पुलिस जो है, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ASI, PSI, वो सब ऐसा सोचता है कि ये मेरी बेटी है, मेरी बहन है, सब उसका हो जाता है। पति का कोई नहीं होता है। पति को तो उसको माँ बहन की गाली से उसको नफरत के जैसे होता है, उस तरह से उसको नोच के निचोड़ के फेंक देता है। वो क्या समझता है, वो कोई पति है उसका मतलब वो पढ़ा लिखा है, डॉक्टर से, इंजीनियर से, कोई पुलिस भी है, IPS भी है, IAS भी है, मगर वो ऐसा नहीं देखता है। पत्नी की शिकायत है, बस आप गुनहगार हो गए। अब आपको टॉर्चर वहाँ से शुरू होता है। 154 की धारा जो बोलते हैं उसको FIR बोलते हैं। FIR जब फटती है तो उसका जो 15 जो पैरा जो बोलते हैं, वो उसके अंदर बहुत कुछ मिस्टेक होती है, वो किसी पुलिस को ज्ञान नहीं है। और मैं ऐसा चाहता हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर पुलिस को FIR के बारे में उसको स्टडी करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए कि वास्तविक में क्या है। उसके बाद में अगर कोई IO जो बोलते हैं PSI, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसके पास FIR आती है, वो जांच करते हैं 157 के धारा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 157 के मुताबिक अगर जो सच रिपोर्टिंग किया हो तो बाइज्जत बरी वहीं हो जाता है। मगर ऐसा नहीं करते हैं। क्या है कि रुपया मिलता है दोनों तरफ से, महिला आती है वो भी पैसा देता है, पति के तो 10 गुना ले लेता है पैसा कि तुम्हारी बीवी ने ये फरियाद लिखा है, अब तुम गुनहगार हो गए, अब हम जेल कस्टडी करेंगे, लॉकअप करेंगे, 24 घंटे रखेंगे। तो उसका बेचारा पति का माँ बाप ताबड़तोड़ कहीं से कोई चेन गिरवे रख देता है, अंगूठी गिरवे रख देता है, कोई कैसा भी करके पैसा वो पुलिस वाले को देते हैं। फिर बाद में जाओ चिंता मत करना, मगर वो FIR तो फटी हुई है, वो उसमें कोई बांध छोड़ नहीं होता है। फिर भी लोगों के आंखों में मिर्च डाल के
ये उघाड़ी लूट बोलते हैं, शुद्ध गुजराती में कहवाय છે કે उघाड़ी लूट, वो उघाड़ी लूट करके वो पैसा हड़पना चाहते हैं पुलिस वाले, दोनों तरफ से ऐसा करते हैं। और पुलिस के ऊपर ज़िंदगी में कभी किसी को भरोसा मत करना, ये मेरा खुद का अनुभव है। उसके बाद में 160 की धारा एक ऐसी है, उसको बुलाया जाता है कि आपकी पत्नी ने फरियाद किया हुआ है, आप आइए, आपकी पत्नी ने क्या शिकायत है उसके हमें निवेदन लिखवाइए। अगर जो निवेदन लेता है 161 के मुताबिक, तब जाके मामला बैठता है 154 के अनुसार, 160 के अनुसार, 161 के अनुसार और 169, 173 के चार्जशीट बोलते हैं। वो चार्जशीट बनाने के अंदर वो झीणवट भरी तपास करके उसको फाइल करते, उसके बाद में कोर्ट में पेपर्स जाता है, तब मामला बैठता है, उसको ट्रायल कोर्ट बोलते हैं। अगर ट्रायल कोर्ट जब शुरू होती है, जब वो शाहिद आते हैं, साक्षियाँ आते हैं और मूल फरियादी जो पत्नी, उसका तो नामो निशान है। आपने पूछते कि तेरे पर केस किसने किया है, दुखी पति को पूछते कि तुम्हारे पर केस किसने किया, तो वो तो ऐसा बोलता है कि मेरी पत्नी ने केस किया है। भाई मैं उसको समझाता हूँ कि भाई आपकी बीवी ने केस नहीं किया है, आपके ऊपर तो सरकार ने केस किया है। आप बोर्ड ऊपर देख लीजिए, सरकार बनाम आपका नाम होगा। वो तो पुलिस का और सरकार का वो शाहिद है या साक्षी है, उसने बोला और उसने पुलिस ने खुद ने FIR दर्ज कर ली। मामला ये होता है और ये कानून के बारे में कोई जानता नहीं है और वकील उसके अंदर टपक जाता है, वो दोनों की तरह से पैसा ऐंठता है। तो ये गलत हो रहा है, हर तरह पति को मार पड़ता है। ये ऐसा बहुत सारे कितने मर चुके हैं और मर रहे हैं, स्लो पॉइजन बोलते हैं। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये कानून बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजरस है। पुरुषों के लिए कुछ सोचना चाहिए केंद्र सरकार को। मैं ऐसा मानता हूं कि 99% फर्जी केस है। 99 हो सकता है कोई दुखी पत्नी होगी और उसको वास्तविक में दुख होगा तो वो जायज़ है, श्योरिटी है उसकी। तो ऐसा पति बोगस कोई होगा, शराबी होगा, चरसी होगा, कोई भी है। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि सारे के सारे दुखी पति राम होते हैं, बराबर। तो कोई रावण भी होते हैं, तो कोई पत्नियां कोई सीता भी होती है, तो कोई सुफलका भी होती है। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ, ये तो कौन तय करेगा, वो तो जज साहब तय करेगा। मगर आपने जो सवाल किया है वो मुकदमे झूठे होते हैं। ये जज कहते हैं 200 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 248 के काउंट 1 के अंदर निर्दोष जाहिर करते हैं, बाइज्जत बरी करते हैं, तब पुलिस वाले को जो FIR दर्ज की है उसको IPC इंडियन पिनल कोड की धारा 182 के मुताबिक FIR दर्ज करनी चाहिए, जिसने गलत इन्फॉर्मेशन दिया है उसके ऊपर। तो ऐसा कोई पुलिस वाले करते नहीं है, ये गलत तरीका है। दशरथ भाई, आपकी संस्था अखिल भारतीय पत्नी अत्याचार विरोधी संघ का जन्म किस दुख की कोख से हुआ था? ये जो संस्था है सारे के सारे दुखी पुरुषों के लिए है। पत्नी अत्याचार विरोधी संघ 94 में, यानी 1994 में मैंने स्थापना की। उसके बाद में 4 साल मैंने ऐसे ही मोर्चा चलाया। फिर मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी दुखी पतियों बहुत संस्था के अंदर जुड़ने लगे, तो पढ़े लिखे मुझे कुछ किसी ने सलाह दिया कि क्यों ना अपने ये रजिस्ट्रेशन करवा लेवे। फिर 1998 के अंदर, यानी 1998 में चैरिटी कमीशन के अंदर संस्था रजिस्ट्रेशन करवाई है। तब जाके मामला बैठा। अब धीरे धीरे पूरा भारत देश के अंदर दुखी पतियों की फौज बढ़ती गई है और दुखी पतियों के मुझे लाखों लोग मिलने आए हैं। और दुखी पतियों के लिए ये एक ही ऐसी संस्था है जो पुरुषों के लिए जो रोते हुए आता है और हंसते हुए जाता है, उसको हम आश्वासन देते हैं, उसको कानून का ज्ञान देते हैं, उसको चाय पानी करवाते हैं, पानी पिलाते हैं, उसकी बात सुनते हैं। उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये एक ही ऐसी संस्था है कि जो हम उसको आश्वासन देते हैं। संस्था के अंदर 4, 5, 7, 8 कोई ना कोई बैठते हैं, उसको बोलते हैं कि भाई आप अकेले नहीं हो, आपके साथ ये सारे के सारे दुखी पति है, आप अकेले नहीं हो, चिंता मत कीजिए, आपके साथ ये सारे के सारे दुखी पति है, वो आपके खभे से खभे मिला के आपके साथ चलेंगे। तो उसको होप मिलता है, उसको
ऐसा पावर्स मिलता है कि नहीं भाई मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ ये भी दुखी पतियों है, तो उसके साथ कभी कभी कोर्ट कचहरी में जाते हैं, पुलिस थाने में जाते हैं, तो अच्छा लगता है लोगों को। ये तो मामला, आपका सवाल बहुत अच्छा है सर, आपने बहुत अच्छा किया, कहा हुआ है कि ये संस्था की स्थापना कैसे स्थापना किया हुआ है कि घायल की गति घायल ही जानते हैं, हर किसी को मालूम नहीं है। मेरा खुद का मैं बताना चाहता हूँ कि हम देवड़ा परिवार से है, रघुवंशी राजपूत के समाज से है, और हमारे ससुराल वाले जो है वो सिसोदिया परिवार थे, और जिला पाली लगता है, मारवाड़ जंक्शन की वो शांति देवी थी, उसके साथ मेरी शादी की थी 1985-86 के अंदर। और 7 साल के बाद में उसने जो चमत्कार दिखाया, कानून के जो सरकार ने बनाया, गलत कानून का उसके इस्तेमाल किया, तब बर्बाद हो गया। मेरे 6 महीने के अंदर मेरे परिवार के अंदर मेरे घर के सदस्यों 7 लोग मर चुके हैं। फिर मैं हिमालय में जाके चला गया, मेरा कोई नहीं था, मुझे कौन बोलेगा कि बेटा तू आ घर में, तो मेरा कोई नहीं था और मैं देवादार हो गया था, मैं रोड पे आ गया था। फिर एक सिद्ध पुरुष था राज योगी ओमकार नाथ, वो नाथ सांप्रदायिक के थे, उन्होंने उनकी गाड़ी चलाते हुए मैं उसकी सेवा करने के लिए हिमालय चला गया, तब जाके मैं दिगंबर बन के वहाँ संत साधु बन गया था। तो मैं नाथ सांप्रदाय से जुड़ा हुआ हूँ और उनका शिष्य भी हूँ। तब जाके उन्होंने बताया कि आप अकेले नहीं हो, आप नीचे जाओ, गुजरात अहमदाबाद जाइए, आपके जैसे तो दुखी पतियों घर घर के अंदर है, उनको डिफेंस करो, उनको बचाओ, और आपका तो पूरा भारत देश में नहीं पूरी दुनिया के अंदर नाम रोशन होगा। और आज यही हो रहा है। दशरथ भाई, आपके संगठन में दुख के फेविकोल से जुड़े दुखी पतियों में कोई बड़ी हस्ती का नाम अगर आपके पास है तो आप अभी बता सकते हैं। जी सर, इसमें क्या है कि जब शुरू में हमने संस्था की स्थापना किया और 1998 के अंदर यानी 1998 के अंदर तो IPS तीर्थराज साहब भी हमारे संस्था में 101 रुपये सदस्य फी था, वो भी जुड़े हुए थे बराबर। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कानून कहाँ गलत है और कानून का कहाँ गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। समझ लो कोई छोटी उम्र के लड़का लड़की होगा तो मैं मानता हूं कि लड़का की भूल होगी या लड़की की भूल होगी, मगर पूरे दुनिया के अंदर, पूरे भारत देश के अंदर नामांकित व्यक्ति है जो है अमिताभ बच्चन की मां का रोल करती है, फिल्म सितारे जो निरूपा रॉय, वो पीढ़ अभिनेत्री है, उनका बेटे का भी प्रॉब्लम था, उसका नाम था किरण रॉय, और उसकी पत्नी थी वो एयर होस्टेस थी, वो लंदन के वहाँ लंदन वाली थी और लंदन से अप डाउन कर रहा था किरण रॉय, उनके साथ अफेयर हो गया था। अफेयर होने के बाद में उसने शादी कर लिया, शादी के बाद में उसने कानून का गलत तरीके से इस्तेमाल किया, तब 498 का गलत तरीके से इस्तेमाल किया। फिर हमें वहाँ बुलाया विले पार्ले जहाँ के पुलिस थाने में, और उन्होंने हमारा कांटेक्ट किया कि मिस्टर देवड़ा जी आप हमें आइए, हमारे ऊपर भी 498 का कानून का और 406 यानी स्त्री धन को बोलते हैं IPC, तो उसके बारे में हमने कुछ सलाह सूचन विचार परामर्श करवाया, तब जाके उनका मामला बैठा। ये कहने का मतलब ऐसा है कि निरूपा रॉय जी करोड़ों अब्बजों का मालिक है, उनके पास कितनी प्रॉपर्टी उसको खुद को पता नहीं है, तो ये स्पष्ट दिखाई जाता है कि ये कानून का गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ है। ऐसे IPS है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, कितने लोग मुसीबत में नहीं है, ये आप सवाल कीजिए हमें। सारे के सारे ये पुरुष होता है तो पुरुष फंसता ही है इस कानून के अंदर। दशरथ भाई, आपकी संस्था के विस्तार के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? गोलो यानी सांडगिरी का नायाब आइडिया क्या इसी का भाग रूप है, या आपको लगता है कि ये संभव भी है? ये सर बात तो बहुत अच्छी है, मगर कुछ शर्म तोड़नी पड़ेगी, मुझे क्षमा करना, मगर आज पूरा भारत देश के अंदर रेड लाइट चलती है बिना लाइसेंस के, और सभी को मालूम है। जैसे कि मुंबई में, कलकत्ता में, दिल्ली में, हर जगह पे रेड लाइट चलता है, अय्यासी चलती है, पुरुष जाते हैं। अगर वो जो ये ऐसा धंधा नहीं करे तो पुरुष कहाँ जाए बराबर। आज से 5 या 7 साल पहले मुंबई हाई कोर्ट ने एक ऐसा जजमेंट दिया था, अगर पुरुष रात को 1 घंटा 2 घंटा लेट आएगा
तो उसको घर का दरवाज़ा नहीं खुलेगा, जेल का दरवाज़ा खुलेगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों? पुरुष ने ऐसा कौन सा गुनाह किया? अगर पुरुष कहीं गया है अफेयर करने या कोई गलत काम करने के लिए, तो वो सामने किसी औरत होगी, वो भी किसी की पत्नी होगी, वो किसी की बहन होगी, तो उसको क्यों नहीं जेल में डाला जाए? वो पुरुष को ही क्यों? तो हमने ऐसा सोचा कि भाई मेरे पास काफ़ी दुखी पति आते हैं, वो बेचारा नर्वस हो जाता है, घायल की गति घायल जाता है, तो मैं उनकी बात समझ सकता हूँ कि ये दुखी है, उसकी वाइफ इसके पास नहीं है। और अहमदाबाद के अंदर या पूरा अनेक स्टेट के अंदर ऐसा चलता है गिगोला। तो मैंने डिमांड किया है, कलेक्टर साहब को भी एप्लीकेशन दिया हुआ है और पुलिस कमिश्नर को भी मैंने आवेदन किया हुआ है कि हमें पुरुषों के लिए पुरुष वेश्यालय हमें खोलना है, यानी गिगोला बनना है, हमें लाइसेंस दिए। तो आज तक 1-2 साल हो गया, अभी तक कोई जवाब ही नहीं दिया है। और मैं जो कमाएंगे, पुरुष का हेल्थ भी अच्छा रहेगा और पुरुष 2 पैसा कमाएगा तो उसकी पत्नी को भरण पोषण भरेगा ने। मगर पुरुष अब कुछ है ही नहीं, नौकरी धंधा नहीं है, तो करे क्या? तो क्या गलत और शराबी का बनेगा या शराब का धंधा करेगा, चरस का धंधा करेगा? इससे अच्छा तो ये बेटर ही है ना कि सब मिल सकता है, पैसा भी मिलता है। और कभी कभी कोई महिला जाती है, पैसा दे के जाती है कहीं पुरुषों के पास, तो हम तो लाइसेंस की बात करते हैं कि हम गिगोला खोल देते, पट्टा बना देते पुरुषों को ज़बरदस्त। रोज का 200 आदमी का नक्की भाव करेंगे कि इसका 500, इसका 2000, जो 3 बार एंजॉय करे। तो ये मेरे मन के विचार था। मैंने उनको सरकार को बताया था, कलेक्टर श्री को, कि भाई हमको मंजूरी दो, परमिशन दो, परवाना दो, तो रोजी रोटी भी चले। तो कोई दुखी पति, मेरा वर्ड्स ये निकल जावे कि दुखी पति, मैं दुखी पति शब्द नहीं बोलूँगा, प्रताड़ित बोलूँगा। कि जैसे कि 2018 में नरेंद्र मोदी ने बोल दिया था ऐसा दोनों हाथ ऊंचा करके, बराबर अगर मेरे दावे के साथ मैं बोल देता हूं नरेंद्र मोदी का 2 हाथ पीछे बांध दो, आराम बराबर जो कोई एक शब्द बोले तो जब तक इसका 2 हाथ नहीं बांधेगा, वो 2 हाथ ऊंचा कर करके बोलेगा कि आज से इंडियन पिनल कोड की धारा 377 खद बिल्कुल रद्द कर दो। यानी वो क्या उसका मतलब हुआ है? होमोसेक्सी हुआ है, पुरुष। अगर पुरुष कोई स्त्री के पास जाता है तो उसके ऊपर एडल्ट्री लगता है, आईपीसी 497, तो वो भी खत्म कर दिया है। महिला कुछ भी करे उसको बिल्कुल लाइसेंस दिया हुआ है, पुरुष करे तो लीला और महिला करे तो लीला, न पुरुष करे तो पाप। ऐसा क्यों? ये बिल्कुल अन्याय की बात हो रही है, ये समान हक की बात नहीं हो रही है। जैसे 498 के ऊपर पूरा पति और उसके परिवार को अरेस्ट किया जाता है, जब 377 की धारा जब लगती है तो वो होमोसेक्सी की बात होती है। और अभी गुजरात हाईकोर्ट के एक जस्टिस ने तो ऐसा बोला है पति को कि तुम्हारी वाइफ एक रात के लिए वहाँ गई है तो क्या फ़र्क पड़ता है? मैं ऐसा पूछता हूँ कि किसी माँ बहन की हर एक को भेज दो एक औरत एक रात, तो ये क्या सही है क्या? ये मेरा प्रश्न चिन्ह है, ये गलत है। ये जस्टिसों का माइंड, इसका न्यूरोलॉजिस्ट को चेकअप करवाना जरूरी है। ये जिसको बीतती है उसको पता चलता है कि माँ बहन क्या है। मैं ऐसा स्त्रियों के विरोध नहीं हूँ, मैं सिर्फ कानून का विरोध कर रहा हूँ। माँ बहन तो हमारे भी है, मगर जब मुझे ऐसा लगता है कि ये कानून गलत है, उसका मैं विरोध करूँगा, करता था और करता रहूँगा। आज हर तरफ से कोई भी महिला ऐसा पुरुषों पे आक्षेप लगाती है, मेरे मारो पति तो बहार जाए छे, मारो पति बीजी ने लઈને फरे छे, मारो पति फलाना ने लઈને फरे छे। तो वास्तविक में पति क्यों जाएगा? पति के पास सामने से आवे, ऐसा क्यों ना हम करें? ऐसे काबिल सांड है आपके पास? अरे बहुत सारे 68,000 दुखी पतियों है सर, बॉडी फिल्टर है, लोग खोल के आते नहीं है, सब बोलते हैं कि मैं फलानी जगह जाता हूँ, अब मैं क्या करूँ, बराबर। तो कोई ऐसा कोई लिमिटेशन होती है बोलने की। जब ये डिजिटल मीडिया है तो मेरी भी कोई लिमिटेशन होती है, मगर मैं खुलेआम बोल सकता हूँ सर कि वास्तविक में पुरुषों के लिए कुछ होना चाहिए सर। तो मैं बोल रहा हूँ
कि अगर जो मुझे लाइसेंस दे देवे तो मैं परमिशन लेके बहुत बड़ी और उसके ऊपर आत्मनिर्भर बनता हूँ ना। मोदी साहब ने तो बोला है कि आत्मनिर्भर बनो, तो ये आत्मनिर्भर बनने के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि भाई मुझे सरकार ज़मीन दे देवे, मुझे बिल्डिंग में बना लो, लोन ले लो। और कितने सारे दुखी पतियों को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, अच्छे कट्टे है। और नहीं होगा तो अभी पतला होगा तो ज़बरदस्त 102 किलो का वजन वेट करवा दूंगा मैं उसका, 3-3 दूध की थैलियाँ पिलाऊंगा, 1-1 किलो घी खिलाऊंगा और सामने से और तो आएगी। तो ये तो रही गिगोला की बात है। तो गिगोला खोलना जरूरी है। अहमदाबाद के अंदर चारों तरफ आप हाईवे पर देखो, महिलाओं की लाइन लगती है, सारे के सारे सबको मालूम है, क्यों नहीं पकड़ते हैं? अय्यासी सभी जगह चलती है। दशरथ भाई, आपके संस्था की अब तक की कुछ अपनी उपलब्धियां बताइए। मतलब आपने कितने दुखी पतियों को सुखी किया है? अब सर ये बात तो मैं मेरे मुंह से तो नहीं कह सकता हूँ, ये अच्छा नहीं लगता है, शोभा नहीं देता है। ये तो हर कोई दुखी पतियों को, जब आप मुझे फिर नेक्स्ट कभी बुलाओगे तो मैं दुखी पतियों को ही लेके आऊँ, उनकी मुंह की बात सुनो तो अच्छा रहेगा। मैं मेरा प्राउड मैं खुद बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगा। जैसे कि मेरे पास ये राकेश धोबी बैठे हुए हैं, मेरा खास मित्र है, वो दुखी पति थे, अब सुखी है। इनके लिए मैंने क्या नहीं किया। जैसे कि ये अश्विन अग्रवाल जी है, अगर मैंने इनके लिए क्या नहीं किया है। मैं इनको बोला कि आप चिंता मत करो, मैं हूँ, मैं जब तक जिंदा हूँ जब तक मैं साथ दूंगा, आप नर्वस मत होइए। तो इतना तो मैं कर सकता हूँ। और मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कोई जज का तो गला तो दबा नहीं सकता हूँ, जज का मुंह बंद नहीं कर सकता हूँ, मगर मैं जितना कानून जानता हूँ उसका मुझे पता है। कानून का दौर से आप फाइट लड़िए, और वो 2 केस करते हैं तो 4 केस अपने करते हैं, वो उसके सामने सामने फाइट देते हैं, मगर कानून का पूरा ज्ञान बताऊँगा मैं। अच्छा, अश्विन अग्रवाल का तो हमने इंटरव्यू भी किया था। वो बेचारा बहुत ज़्यादा दुखी है। दुखी क्या, वो तो एक जिंदा लाश की तरह बन गया है। तो आप उसकी मदद करने के लिए एक बार जयपुर इनके साथ भी जाइए ना अभी नेक्स्ट टाइम में। सर मैं इनके बार बहुत जयपुर में साथ में बहुत बार गया हुआ हूँ। इनकी बदली के अंदर मैंने मजिस्ट्रेट के सामने कुछ सवाल किया था। अग्रवाल जी ने बोला था कॉन्जुगल राइट्स, कि मुझे मेरी पत्नी का हक दीजिए, ये मेरी धर्म पत्नी है, मैं उसका पति हूँ। तो पत्नी बोलती है कि मैं आज भी नहीं जाऊँगी, कल भी नहीं जाऊँगी। तो जज साहब से मैंने परमिशन मांगा कि सर मैं इसके बारे में कुछ सवाल जवाब कर सकता हूँ? तो कि हाँ बोलिए ना। मैंने उनको बोला, अगर हमारा जो अग्रवाल जी है, दुखी पति है, अगर आप अहमदाबाद नहीं जा सकते हो तो हमारे अग्रवाल जी को हम आपको वहीं सौंप देते हैं। जयपुर में रहेंगे, जयपुर में नौकरी धंधा करेंगे और आपके साथ ही रहेंगे, फिर क्या तकलीफ है? तो कि नहीं, ये भी हमको कबूल मंजूर नहीं है। तो मजिस्ट्रेट ने उसका नाक दबाया कि बोल बेटा, अब ऐसा अब तू बोल, जाने के तैयार है, कबूल मंजूर है, ये तू अहमदाबाद भी नहीं जाएगी, ये जयपुर आने के लिए तैयार है, तो तू हाँ कहे कि नहीं। तो उसने मना कर दिया था कि नहीं, मैं सोच समझ के बताऊंगी। आज तक वो बात को 1.5 साल हो गया, उसने जवाब नहीं दिया। और अग्रवाल जी के लिए तो मैं हर पेशी पे जाता ही हूँ, और हर बारे में मैंने बोला कि आपका केस मैं हैंडलिंग करूँगा। आपका कहीं भी जुबानी का होगा तो मेरा नाम लो, मैं साथ में आता हूँ, मैं प्रत्यक्ष नज़र समक्ष में देखता हूँ। वास्तविक में बहुत ही दुखी पति है, बहुत वो अंदरूनी आत्मा से बहुत रोते हैं, मगर दिखाई किसी को नहीं देता है। मैं समझ सकता हूँ उनका दुख। तो मैं जाता हूँ कि चिंता मत करो, मैं हूँ, जब तक तो मैं आपका केस हैंडलिंग करूँगा। मगर फिर आगे आगे गोरख जागे। दशरथ भाई, क्या कानून बदल जाने भर से क्या दुखी पति सुखी हो जाएगा? क्या इस कानून के आने से पहले कोई दुखी पति दुखी नहीं होता था या गिरफ्तारियां नहीं होती थी? नहीं, पहले कानून क्या था कि ये सब कानून 1860 का है सर, यानी इंडियन पिनल कोड की धाराएं जो बोलते हैं 1860 का है। तब 500 रुपया लिमिटेशन थी। कोई पति पत्नी का अणबनाव बनता था तो 100 रुपया, 75 रुपया, 150 रुपया मेंटेनेंस था। और जब इंदिरा गांधी जो वड़ा प्रधान थी, यानी 1983-84 में ये कानून में पूरा चेंजेस हो गया। उसने नया एक्ट रख दिया, यानी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। वो 1961 की धारा बोलते हैं।
अब वो 1860 की बात नहीं करता हूँ, मगर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की मैं बात करता हूँ। वो इंदिरा गांधी ने 1983-84 में सख्त बनाया था। यानी पति का कोई अत्याचार होता है तो तुरंत पति और उसके परिवार को तुरंत अरेस्ट किया जाए। तो उस वक्त 1995 के पहले की बात करता हूँ, हर पुलिस थाने में एक ही पीआई था, पुलिस इंस्पेक्टर यानी अमलदार। अब 1995 के बाद 1987 के बाद में उन्होंने हर पुलिस थाने में 2 पीआई रखा था। चोर कोई भी होवे तो वो फर्स्ट पीआई करता है, और सेकंड जो पीआई था वो उसको पति पत्नी के बारे के अंदर उसको अटेंशन किया गया है। उसके लिए फर्स्ट पीआई और सेकंड पीआई उसके लिए उसकी स्थगित किया हुआ है। तो अब कभी कभी कोई ऐसा पुलिस थाने में जाते हैं तो वो सेकंड पीआई होता ही नहीं है, एक पीआई में ही चलाता है, तो वो मुश्किल ही तो होती है। अब कानून की बात जब होती है तो वो पहले का कानून अलग था, आज का कानून अलग है। अभी तो कि मैंने मोदी साहब का बता दिया है कि 3 कानून उसको जड़ मूड़ में से हटा दिया। तो ये क्या कहना चाहता है, पूरा भारत देश को ख़त्म करना चाहता है, ऐसा मैं देख रहा हूँ। दशरथ भाई, दुखी पति के लिए आपका क्या सपना है और क्या एक्शन प्लान है? मैं सर, मेरा कोई एक्शन प्लान नहीं है, मेरा कोई कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं कभी कभी मैं बहुत मेरा अंदरूनी आत्मा से सोचता हूँ कि कोई दुखी पति मेरे पास नहीं आवे, सब सुखी होवे, मगर कानून में इक्वल होवे, समान हक होना चाहिए। यही मेरी धारणा है, यही मैं सोचता हूँ और यही मैं समझता हूँ। और मैंने बहुत बार आवेदन पत्र दिया हुआ है, राष्ट्रपति जी को भी किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में किया है, प्रधानमंत्री जी को भी मैंने दिया हुआ है। मैंने क्या नहीं किया है दुखी पतियों के लिए। तो ऐसा मैं छाती के साथ कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, छाती ठोक के बोलता हूँ कि ये कानून एक तरफा है, एक तरफा है, एक तरफा है। इक्वल होना चाहिए, समान हक होना चाहिए। संविधान ऐसा कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है कि इक्वल है। तो मेरा कहने का मतलब है 498A है पत्नियों के बारे में, स्त्रियों के बारे में, तो पुरुषों के लिए क्या है, उनके लिए भी होना चाहिए। यानी गुजराती में कहवाय खटारानो ख होना चाहिए, ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है। दशरथ भाई, कितने दुखी पति हैं इस पूरे प्रदेश में और देश भर में? अब सर, ऐसा तो कोई मैंने सर्वे नहीं किया है, और ना ही मेरे पास तो कोई सरकारी कोई ग्रांट आती है कि मैं सर्वे कर रहा ने भेजूँ कोई। मैं अकेला हूँ, और कोई सब दुखी पति है तो वो तो खुद दुख लेके आता है। तो मैं दावे के साथ बोलता हूँ, 2 घर छोड़ के एक दुखी पति, और घर घर के अंदर बीमारी है, घर घर के हर पुरुष जो शादीशुदा होगा वो दुखी है, वो सुखी कभी नहीं होता है। दशरथ भाई, कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो आपके इस एजेंडे पर सहमत है? पॉलिटिकल पार्टी को सर मैं नफरत करता हूँ। मैं 20 साल का मेरा तजुर्बा है, मैंने किसको नहीं कहा, और सारे के सारे वो पॉलिटिकल राजनेता उनके वोट बैंक के वजह से बोलते कि नहीं नहीं पत्नी है, नहीं नहीं हम ऐसा काम नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं बोलेंगे। मैंने बोला ये पुरुषों का हित की बात है, पुरुषों के लिए कुछ बताओ, ये मेरा आवेदन है, इक्वल कानून होना चाहिए। कोई कुछ नहीं बोलता है, वोट कट हो जाता है तो कोई नहीं सवाल करता है और ना कोई बोलता है। तो ये गलत हो रहा है, तो मैं सख्त नफरत करता हूँ। उसके लिए मैंने बार मैं जब इलेक्शन होता है तो मैं खुद ही अपने निर्दलीय में खड़ा रह जाता हूँ। जैसे कि 2014 में मैं लोकसभा में खड़ा था, 2017 में मैं विधानसभा में भी खड़ा था, 2019 में मैं लोकसभा में वापस मैं खड़ा रहा कि क्यों ना मैं खुद ही जीत के दुखी पतियों के लिए, पुरुषों के लिए भी तो कानून बनाना चाहिए। जैसे कि महिला आयोग है तो पुरुष आयोग बनाना चाहिए ना। मेरा सवाल का जवाब ये है सर। यह थे दशरथ देवड़ा की दुख भरी कहानी, जिनके दुख ने कई दुखी पतियों के दुख को दूर करने की प्रेरणा दी। इस वाद विवाद एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपको नए मुद्दे के साथ एक और शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, आपका ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, जिससे हम आने वाले वीडियो को आपके लिए बेहतर बना सकें। अगर अभी तक हमारी आवाज़ YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए,
बेल का बटन दबाइए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।